चैनल कशफ वाइज पुरस्कार कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। शुक्रिया। कहानी के अंदर एक सबक है जो कि एक सच्ची है और ये एक सबक आमोज कहानी है। चलते हैं कहानी की तरफ। सरदारी के घमंड ने इसे हैवान बना दिया था और इसे हैवानियत के बलबूते पर वो कितने ही गुनाह कर चुका था, यहाँ तक कि कितने ही अपनों से इसे हाथ धोने पड़े थे। मगर फिर वक्त ने पलटा खाया और सरदार जैसे कि बिल्कुल सीधा हो गया। ना कोई जुल्म करता ना कुछ करता और वह बस अपने ही ख्यालों में खोए रहता। वो माजी के दरीचों पर एक निगाह डालने बैठे सोच रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम सर पर गटरा पानी का भर कर रखे घर की तरफ जा रही थी जब यकलक इसके करीब गाड़ी के टायर चड़चड़ाए। वो खौफ से फुदकी और घड़ा इसने नरम गुदाज हाथों की गिरफ्त से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा और रेजा रेजा हो गया। वह सरतापा काँप कर रह गई थी। यूँ लग रहा था कि गोया किसी ने गाड़ी इस पर चढ़ा दी हो। इसका दिल मुर्ग मुसम्मल की तरह धड़क रहा था। खौफ की शिद्दत के बाद इसने आंखें सख्ती से बंद कर ली थी। वो अपनी गठरी थर थर काँप रही थी, गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। चंद सानिया तक जब कुछ ना हुआ तो इसने धीरे से आंखें खोलना शुरू कर दी। जैसे ही इसने आंखें खोली, इसे अपने सामने किसी की शबीह वाज़ेह होती हुई दिखाई दी, जो वाज़ेह होती चली गई। वो कोई और नहीं, सरदार मुरसलीन का बेटा सरदार हमदान था, जो हविस से लबरेज जज्बात से इसे तक के जा रहा था और मुसलसल ज़बान अपने होठों पर रगड़ रहा था। वो एकदम से चौंकी और झट से 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। इसका वजूद कांपने लगा। इसे सरदार हमदान इनकी आंखों में शैतानियत के वाज़ेह आसार दिखाई दे रहे थे। अरे अरे डरो मत, सरदार हमदान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। इसे अपनी सांसें जैसे रुकती हुई महसूस हुई। इसे यूँ लग रहा था कि जैसे एकदम से इसका सीना फटेगा और कबूतर की तरह फड़फड़ाता इसका दिल उड़कर बाहर जा पड़ेगा। बहुत प्यारी हो तुम। मैंने तो कभी कयास भी नहीं किया था कि मेरे अपने गाँव के अंदर इतनी खूबसूरत दोशीज़ा होगी। सरदार हमदान ने इसके गुलाबी गालों पर उंगली फेरते हुए इसके होठों पर लाकर रोक दी। इसका दिल चाहा कि एक ज़ोरदार तमाचा इस सरदार के मुंह पर रसीद कर दे, मगर वह सरदार मुरसलीन का बेटा था और वह इसकी रौयत थी। सरदार मुरसलीन ने लम्हे भर की ताख़ीर किए बिना इसे और इसके अहल-ए-याल को ज़मीन के अंदर गाड़ देना था। सरदार मुरसलीन और इसकी औलाद को विरासत में बहुत कुछ मिला था और इसी बात का इन लोगों को डर था। वो अपनी राया पर जुल्म व सितम के पहाड़ उठा देता था। इसने गाँव के स्कूल में आने वाली बाजी से सुना था कि औरत की इज्जत अगर एक बार उतर जाए तो वो इसे दोबारा कोई मर्द कबूल नहीं करता और वो सारी ज़िंदगी घर की दहलीज पर आंखें बिछाए साथी का इंतज़ार करती रहती है। इसे कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं होता और ऐसी औरत को बाजी ने टिश्यू पेपर से तशबीह दी थी। बाजी ने ये भी बताया था कि मर्द की मोहब्बत हविस से शुरू होकर हविस पर ही ख़त्म होती है। मर्द अपनी हविस की आग ठंडी करने के बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंकता है। इसलिए आजकल की मोहब्बत से बेहतर है घर की दहलीज में इज़्ज़त से रहा जाए। ऐसे वालिदैन की इज़्ज़तें सदा सलामत रहती हैं जो बुरे वक्त से कबल हालात व वाक़यात से आगाही हासिल करके अपनी जवान औलादों को ब्याह देते हैं। वो अचानक यादों के ताने बाने से बाहर निकली। सरदार हमदान का हाथ इसकी तरफ बढ़ा ही था कि दूसरे ही लम्हे तलाक की आवाज़ के साथ सरदार हमदान के मुंह पर इसका ज़ोरदार तमाचा सब्त हुआ, जो महर की मानंद काम कर गया। थप्पड़ रसीद करने के बाद हाथ तो इसने पीछे कर लिया, मगर सरदार हमदान ने इसके नरम व मुलायम गालों पर उंगलियों के निशान सब्त हो गए। सरदार के चेहरे का रंग फक पड़ गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसके राया में बसने वाले 1-2 टक्के की लोंडी में इतनी जुर्रत कि वो इसकी पेशरफ्त को पैर से पुश्त डालकर इसका हाथ उठाए। इसका माथा टंका। इसने उन ख्वार नज़रों से इसे देखा। तेरा तो मैं वो हशर करूँगा, तू क्या, तेरी तो रूह तक काँप उठेगी, हमदान ने गुस्से से गाल सिलाते हुए कहा। इसे हमदान की आंखों में गुस्सा और नफरत के आसार वाज़ेह दिखाई दे रहे थे।
इसका दिल डोलने लगा। हमदान अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को सरपट दौड़ाए नज़रों से ओझल हो गया, तो जैसे वो होशो आवाज़ की दुनिया में पलटी। घड़े की किरचियाँ इसकी आंखों के सामने बिखरी पड़ी थी। पानी आधे से ज़्यादा ज़मीन में जज्ब हो चुका था, मगर इसके अंदर का तूफान बरपा था। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर आंखों से बरसने वाली इस बारिश ने मूसलाधार बारिश का रूप धार लिया था। वह इंतहाई परेशानी के आलम में घर की तरफ जाने लगी। इसे इस हालत में घर में दाखिल होता देखकर इसकी माँ के कदमों पर तले ज़मीन खिसक गई। वो सवालिया आंखों से बेटी की यह हालत देखने लगी जो खोई खोई सी अंदर दाखिल हो रही थी। इसकी इस कैफियत देखकर इसका दिल बैठ गया था। इसका नाम नमरन था। वालिदैन की जान इसकी इसमें ही अटकी हुई थी। नमरन चुप सादे बरामदे के सामने लगे नीम के दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई पर बैठ गई। निमरन की माँ इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गई कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। तब भी वो फ़ौरन से भी पेशतर इसके पास आन पहुँची। क्या बात है गुड्डो, तू तो इतनी मुस्तरब क्यों है? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा घड़ा कहाँ है? इसकी माँ ने दरिया को कोजे में बंद करते हुए पूछा। इसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि माँ की बात सुनने के बाद धीरे से माँ की तरफ देखा तो इसकी माँ का कलेजा हलक को आन लगा। इसके दिल को लगा खटका इसे बार बार किसी नागहानी आफत का पता बता रहा था। फिर निमरन ने सारी रुदात धीरे धीरे माँ को सुनानी शुरू कर दी तो इसके हर लफ्ज़ पर निमरन की माँ के चेहरे पर धनक के रंगों की तरह कई रंग आ जा रहे थे। इसकी माँ की काटो तो बदन में लहू नहीं वाली कैफियत हो चुकी थी। इसकी सांसों की रवानी बेतरतीब हो चुकी थी। इसकी छठी इसे आने वाले ख़तरात से आगाह कर रही थी। वो जानती थी कि सरदार लोग अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और फिर इसकी लाडली नमरन तो सरदार हमदान के चेहरे पर तमाचा मारकर गोया शेर की कचार में हाथ डाल दिया था। वो मुसलसल फड़कते हुए दिल के साथ मासूम गुड्डू की तरफ देख रही थी, जिसकी हालत ज़ार पर इसे बेपनाह मुख लग रहा था। वो अपनी चारपाई से नीचे लटकाए पैरों की तरफ किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज़ किए बैठी थी, मगर वो माँ थी। वो सब जानती थी कि एक इज़्ज़तदार औरत अपनी इज़्ज़त की रखवाली के लिए तन मन धन की बाजी लगाने से गुरेज नहीं करेगी। इसे फ़ख्र था कि इसकी बेटी ने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करके साबित कर दिया था कि इसकी रगों में हलाल लहू दौड़ रहा था, और जिनकी रगों में हलाल लहू हो वो हराम के काम में कभी किसी सूरत तैयार नहीं होते। सरदार मुरसलीन और इसके बेटे सरदार हमदान गांव वालों को अपनी रौयत समझते थे। जब भी इनका जी चाहता था गांव वालों की मासूम बच्चियों को उठा कर ले जाते और इनकी असमत दरी करते हुए गांव वालों में से अगर कोई पेशरफ्त की कोशिश करता तो इसे अब्दी नींद सुला दिया जाता था। अगर कभी इन सरदारों के हवाले में कोई खुशी का मौका आ जाता तो गांव वालों के दिल धकाधक धड़कते, क्योंकि वो जानते थे कि नशे में धुत सरदार और इनके मेहमानों के लिए एक साथ कितनी दोशीज़ाओं को ले जाने के लिए सरदार के चेले गांव पर हल्ला बोल देंगे, और किसी में इतनी सकत भी ना रहती थी कि इनके खिलाफ लबों में जंबिश पैदा कर सके। निमरन की माँ ने फ़ौरन इसके बाप को बुलवा भेजा, जो सरदार के खेतों में गांव वाले के साथ काम कर रहा था। जब इसे निमरन की माँ ने सारी बात बताई तो वो सर पकड़कर बैठ गया और इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे अटक कर रह गया। ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? निमरन के बाप ने सर पीटते हुए कहा और निमरन की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों की? सरदार हमदान इनके मुंह पे थप्पड़ रसीद करने की, तो क्या मैं इसकी मर्जी पूरी करने देती और अपनी इज्जत इसके सुपुर्द कर देती? निमरन ने सवालिया मगर चंद ठीके लहजे में पूछा। इसने बिल्कुल ठीक किया है निमरन के अब्बा। निमरन की माँ इसकी तरफदारी करते हुए बोली। हम इनके राया हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमारी इज़्ज़तों को सरसों के मानंद हथेली पर रगड़ दें। हमने अपनी बेटी की परवरिश जिस अंदाज में की है ये किसी तौर पर ही मुमकिन नहीं कि वो कोई इसकी इज़्ज़त पर हाथ डाले।
अब जो होना था वो हो गया, बजाय इस पर कुफे अफसोस मलने के अगला लाए अमल इख्तियार करो। वक्त कम है, किसी भी वक्त सरदार के चेले आन टपकेंगे। तुम ठीक कह रही हो, निमरन के बाप बोला। वो ज़रूर सारी बात से बड़े सरदार को आगाह करेगा और बड़ा सरदार भपरे हुए हाथी की तरह भड़क उठेगा और कुछ भी कर गुजरने से दरेक नहीं करेगा। मगर अब हम क्या करें? सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है। अगर हम इनसे माफ़ी मांगने जाए भी तो वो खबीस बदले में निमरन की इज्जत के तलबगार होंगे और फिर अपनी हविस की आग बुझाने के बाद भी वो हम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमें एकाएकी हमें यहाँ से निकलना होगा। हम जाएंगे कहाँ? निमरन की माँ ने पूछा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपा लेंगे। कम से कम बेगैरतों की इस बस्ती से तो निजात मिल जाएगी। निमरन के बाप ने फैसला कुन लहजे में कहा। अभी वो मंसूबा बना ही रहे थे कि यकलत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा जाने लगा। इनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। ओए जाबर, दरवाज़ा खोल। तभी तहमकाना लहजे में हुक्म जारी किया गया। आवाज़ को सुनते ही साथी सब के हाथ पाँव फूल गए। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सरदार मुरसलीन की थी। आवाज़ सुनते साथ ही जैसे सबको साफ सुन गया। वो सबके दिल महसूस कर रह गए। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें तो क्या करें। एक काश के ज़मीन चाक हो जाए और वो सब इसमें धंस जाए, मगर शायद आज इनके लिए दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। तुझे हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? सरदार मुरसलीन की गज़ब से लबरेज बाज़गश्त दोबारा गूंजी, मगर इनमें से किसी में इतनी जसारत पैदा नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा खोले। इसी वक्त सरदार मुरसलीन के चेलों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा रेजा रेजा होकर इधर उधर बिखर गया। तभी सरदार मुरसलीन अपने बेटे सरदार हमदान के साथ अंदर दाखिल हुआ। एक साथ इनके दर्जनों चेले भी अंदर दाखिल हो गए। सरदार मुरसलीन और सरदार हमदान दोनों का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बास लाल पीला हो रहा था। सरदार जी, हम पर रहम कीजिए, बच्ची थी, जाने अनजाने में गलती कर बैठी थी। निमरन का बाप सरदार मुरसलीन के कदमों से लिपटते हुए रोते हुए बोला। कोई बात नहीं बच्ची, हम इसको समझा देंगे। हम किस लिए हैं? सरदार मुरसलीन ने निमरन के बाप को बालों से पकड़कर पीछे धकेलते हुए नफ़रत भरे अंदाज में कहा। अगर ये ऐसी ही हरकत करती रहेगी तो कल को ये किसी बड़े मोहम्मे का बास बन सकती है। दोनों मियाँ बीवी को बरसों की नौकरियों को पसे पुष्ट डालकर सरदार मुरसलीन ने निमरन को बालों से पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। निमरन की माँ बाप दोनों चिल्ला रहे थे और सरदार मुरसलीन से माफ़ी के ख्वाहिशदार हो रहे थे, मगर इसके कानों पर जू तक न रेंग रही थी। सरदार मुरसलीन के चेलों ने इन दोनों को मजबूती से जकड़ रखा था। सरदार मुरसलीन निमरन को घसीटता हुआ गांव के अंदर चंदा खुली जगह पर ले गया। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए। सरदार मुरसलीन के हुक्म पर सरदार हमदान ने गांव के मर्दों, औरतों और बूढ़ों के सामने निमरन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई। सरदार मुरसलीन के कारिंदे वालों को पर गने ताने खड़े रहे और किसी को भी वहाँ से खिसकने नहीं दिया। दर्जनों लोगों के सामने एक मासूम कली को मसल दिया गया, लेकिन किसी ने भी कोई पेशकदमी ना की, बल्कि तमाशाई बने तमाशा देखते रहे। निमरन की फलक शगाफ चीखों से गांव के दरों दीवारें हिल रहे थे, मगर इन लोगों के पत्थर दिलों पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। जबकि दूसरी तरफ निमरन के वालिदैन रो रो कर बेटी की ज़िंदगी और इज्जत की इल्तमास कर रहे थे, मगर जालिमों के कानों पर जू तक ना रेंग रही थी। निमरन की इज्जत खाक में मिल चुकी थी, वो खुद से आंखें मिलाने के काबिल ना रही थी। इसकी इज्जत का सरेआम जनाजा निकालने के बाद सरदार मुरसलीन के हुक्म पर इसके वालिदैन को, जिन्हें इसके कारिंदों ने जकड़ रखा था, छोड़ दिया। दोनों सूरत से दौड़ लगाते हुए आए और ज़मीन पर पड़ी अपनी बेटी से लिपट गए और इसे सीने से लगाकर धाड़ी मार मार कर रोने लगे। तुम लोग हमारी रैयत हो, हम तुम्हारे सरदार और मालिक हैं। सरदार मुरसलीन ने गांव वालों को मुखातिब करते हुए कहा, तो गांव वाले हुमातन गोश होकर इसकी बात सुनने लगे। तुम लोगों से बेहतर हमारी हवेली के वो कुत्ते हैं जिन्हें हम कुछ भी ना खिलाएं पिलाएं, फिर भी वो हमारे तलवे चाटते फिरते हैं।
हम पर अपनी जान निछावर करने पर तुले रहते हैं, और एक तरफ तुम लोग हो के हमारा खाकर भी हम ही पर भोंकने की कोशिश करते हो। आज इस गलती को तो अब हम माफ़ कर रहे हैं, मगर आज के बाद अगर किसी ने ऐसी हरकत भी की तो इसका सर कलम कर देंगे। इतना कहकर सरदार मुरसलीन अपने कारिंदों के साथ मिलकर गाड़ी में बैठकर जाने ही लगा था कि निमरन ने इसे ज़ोर से पुकारा। निमरन इस वक्त अपने वालिदैन का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। ए जालिम रंदे रुक! निमरन की गरजती हुई आवाज़ सुनकर सरदार मुरसलीन समेत सरदार हमदान और इसके कारिंदे भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उसे सवालिया निगाहों से घूरा, मगर गाड़ी से बाहर ना निकले। अभी तक तो तू माफ़ी देकर एहसान जता रहा है। वक्त गवाह है बेगैरतों कि इस बस्ती में आज एक इज़्ज़तदार और गैरतमंद लड़की की इज़्ज़त खाक में मलाई गई है। तू क्या किसी का मालिक बनेगा? मालिक तो वो अकेली वहाद अला शरीका लहू वही ज़ात है। तूने मेरी इज़्ज़त का सिर्फ जनाजा नहीं निकलवाया, बल्कि हमसे हमारे जीने का हक भी छीन लिया है। तुम्हारी ज़िंदगी से खुशियाँ और सुकून छीन लूँगी। एक एक को मौत ऐसी मारूंगी कि लोग मौत का नाम सुनकर ही काँप उठेंगे। आज मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी हैं। तू सुन ले, गांव के गैरतमंद लोगों ने तुमने मेरी असमत दरी को तमाशा समझकर देखा है। वो वक्त दूर नहीं जब ये जालिम तुम्हारी इज़्ज़तों को भी पामाल करेंगे। निमरन की बात कर रही थी और पीछे ही पीछे हटती जा रही थी। बात मुकम्मल करने तक वो गांव के इस इकलौते कुएं के पास पहुंच गई जहां से गांव वाले पानी पीने के लिए पानी भरते थे। वालिदैन के सहारे वो इस कुएं के पास पहुंच चुकी थी। यही कुआं इसकी बर्बादी की वजह बना था। करीब में ही इसके घड़े के टूटे हुए हिस्से बिखरे पड़े थे। बेगैरतों की इस बस्ती में जीने से मौत बहुत बेहतर है, निमरन ने वालिदैन को सलाह देते हुए कहा। और फिर वो हो गया जिसके बारे में सरदार मुरसलीन या गांव के किसी मर्द ने भी सोचा ना होगा। निमरन और इसके वालिदैन ने एक साथ इस कुएं में छलांग लगा दी। शराब की आवाज़ के साथ ही तीनों कुएं के पानी में गिरे और डूबते चले गए। गांव वाले कुएं के गिर्द जमा हो गए। सरदार मुरसलीन, सरदार हमदान और इसके चेले भी सरहद से बाहर निकले और कुएं की तरफ दौड़े। अजीब इत्तेफाक था कि काफ़ी देर गुजरने के बावजूद तीनों की लाशें पानी की सतह पर ना आईं। हालांकि पानी की जितनी भी गहराई हो, पानी इंसान की जान निकलने के साथ ही इसको सतह पर ले आता है, मगर यहाँ सब कुछ इसके उलट था। जब लोगों के अंदर से गैरत और बहादुरी का मादा मकूद होकर रह गया तो जालिम के ख्वाबिदा और नातवा हौसलों को हवा मिलती है और वो खुलकर जुल्म करता है, क्योंकि इसे पता होता है कि इसके जुल्म के सामने वावेला करने वाला या मुकाबला करने की सख्त किसी में भी नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह सरदार मुरसलीन ने भी किया, मगर किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। सरदार मुरसलीन का एक ही बेटा था जिसने अपने मनपसंद शादी की थी। सरदार मुरसलीन का बेटा हमदान और इसकी जोजा आपस में खालाजाद भाई थे। सरदार मुरसलीन वसी वारिस रकबे का मालिक था। इसके पास पैसे की रेलपेल थी। बड़े बड़े ओहदेदारान को इसने ख़रीद कर रखा हुआ था, जिनमें ख़ास कर मुल्क के मुहाफिज वो काली भेड़ें जो औने पौने बिक जाते हैं। सरदार मुरसलीन चांदनी की रातों में बंगले के टेरिस पर खड़े होकर चांद की चांदनी में जहाँ तक निगाह जाती थी देखता रहता और चांदनी रातों में चलने वाली ठंडी हवाओं के मज़े लुटता। आज पूनम की रात थी। चांद की चांदनी एक अजीब समा पैदा कर रही थी। सरदार मुरसलीन बंगले के टेरिस पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। इसे कल वाले वाक़ये का बेहद मलाल था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसानियत की इस कदर तौहीन नहीं करनी चाहिए थी, मगर इस 2 टके की लड़की ने इसके लखते जिगर के मुंह पर तमाचा मारकर इनकी इज्जत का जो जनाजा निकाला था वो भी इसकी बर्दाश्त से बाहर था। अगर आज वो ये सज़ा ना देता तो यक्के बाद दीगरे कितने ही गांव वाले बगावत पर उतर आते और ये वबा 400 फैल जाती। इसी वबा की रोकथाम के लिए
ये तो सब कुछ लाजिम था। सरदार मुसलिन की पेशानी सोचों के भंवर में पसे अर्क आलूद हो गई। इसने दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली से पसीना साफ किया और ना चाहते हुए भी इसकी निगाहें शुमाली तरफ बने कुएं की तरफ उठ गई। गांव के सारे मकान कच्चे थे। गांव में सबसे ऊंचा और पुख्ता मकान सरदार मुसलिन का ही था, जहां से खड़े होकर वो पूरे गांव पर नज़र रख सकता था। जैसे ही इसकी निगाह कुएं की तरफ गई, अगला मंजर देखकर वो चौंक गया। वो आंखें फाड़े बगौर सामने मंजर को तकने लगा। इसे कुएं के पास कुछ हैवले से नजर आए जो कुएं के 400 बनाई हुई गई 4 दीवारी गिरा रहे थे। इसे वो लोग बेहद मशकूक दिखाई दिए। वो पैचोताप खा कर रह गया। लगता है गांव वाले बगावत करने पर तुल आई हैं, ये भी मरेंगे बेमौत। सरदार मुसलिन दोनों हाथों की उंगलियां हथेलियों पर मसलते हुए मुंह में बड़बड़ाया। फिर जल्दी से वापस मुड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर किचन से निकलती इसकी बीवी ने जब इसे गुस्से में जीना अबूर करते हुए देखा तो सूरज से इसके करीब आई और बोली, खैरियत तो है ना जी? हाँ, सरदार मुसलिन ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दीवार के साथ लटकती राइफल उतारकर कंधे पर लटकाई। जल्दी से घोड़े पर बैठा गेट के पास खड़े मुलाजिम से बिना वक्त ज़ाया किए गेट के दोनों पट खोल दिए, क्योंकि वो जानता था कि गुस्से की हालत में सरदार मुसलिन को कुछ सुझाई नहीं देता। सरदार मुसलिन का घोड़ा तेज़ी से कुएं की तरफ दौड़ रहा था। इसने घोड़े की लगामें ढीली छोड़ रखी थी। जब फासला कुछ कम कर रह गया तो इसने घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी। वो अचंभे में इन गांव वालों पर हमला करके इनको भी नेस्तो नाबूद कर देना चाहता था। कुएं से थोड़ी दूर पीछे रुककर इसने बगौर देखा। वो 3 हवले दिखाई दे रहे थे, जिनमें एक मर्द, एक औरत और एक जवान लड़की थी। इसे वो हैवले कुछ जाने पहचाने से लगे। इनका चेहरा इसी की तरफ था। शायद वो इसकी मौजूदगी को भाप चुके थे। इन हैवलों को पहचानने में इसे चंदा देर न लगी। वो कोई और नहीं, निमरन और इसके वालिदैन थे। गोया ये मरे नहीं हैं और रात की तारीकी से फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार मुसलिन ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इसका घोड़ा एकदम से हंसाया। इसकी छठी हिस्स ने इसे अनजान ख़तरे से आगाह किया, मगर इसके अंदर जमी करूर और तकब्बुर की तह इसी के अंदर के जल्लाद को झंझोड़ने लगी। वो सरदार था और एक सरदार अपनी राया से डर जाए तो इसकी इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसे गोलियों से छलनी कर दूंगा। सरदार मुसलिन ने दूर से ही राइफल का रुख इन तीनों की तरफ करते हुए कहा, मगर यूँ लग रहा था जैसे इसकी किसी बात का इन तीनों पर कोई असर हुआ ही नहीं। वो अपने काम में मगन थे। मध्यम चांदनी में इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, लिहाजा वो घोड़े ज़ोर ज़बरदस्ती इनके पास ले जाने लगा, जबकि घोड़ा आगे जाने से घबरा रहा था। घोड़ा मुसलसल पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। अगला मंजर देखकर सरदार मुसलिन के कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। आज सरदार की बहनोई और इनका बेटा इनके यहाँ आने वाले थे, मगर सुबह से इंतज़ार करने के बावजूद भी न पहुँचे, तो उन्होंने यही समझा कि शायद कल आएंगे। मगर अगला मंजर देखकर सरदार के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। निमरन और इसके वालिदैन इसकी बहनोई और भांजे का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। ये मंजर देखकर तो इसके हवास बाख्ता हो गए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बहनोई और भांजे की आंखें फटी हुई थीं, जिनसे खौफ वाज़े दिखाई दे रहा था। आजा सरदार, देख तेरी बहन का गोश्त कितना लजीज है। ये आवाज़ निमरन की माँ की थी, जो भूखे भेड़ियों की तरह इसकी बहन का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन और इसकी फैमिली का ये हाल किया है। सरदार मुसलिन ने इन्हें खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए कहा, पहले तो तुम लोग मौत के मुंह से निकल आए थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। सरदार मुसलिन ने राइफल की नाल निमरन की मां की तरफ करते हुए कहा और दूसरे ही लम्हे ट्रिगर दबा दिया। एक साथ कई फायर निकले, मगर अगला मंजर देखकर एक बार फिर सरदार मुसलिन के हाथों के तोते उड़ गए। गोलियां इसके वालिदैन के जिस्म से यूं आर पार हो रही थीं जैसे सरदार मुसलिन ने गोलियां इनके जिस्म में नहीं बल्कि हवा में चला
आई हो, गोया इनके जिस्म ना हो बल्कि हवा के झुंगटे हो। सरदार, अब हम तेरी रौयत नहीं हैं, तूने जो कुछ करना था कर लिया, अब तेरी नहीं हमारी बारी है। अब की बार निमरन के बाप ने उठते हुए कहा। इसके हाथ में सरदार मुरसलीन के बहनोई का गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा था। सरदार मुरसलीन की पेशानी से पहली बार पसीने के कतरे टपके, खौफ के इसके चेहरे से आया थी। इसकी हालत काटो तो बदन में लहू नहीं वाली हो चली थी। तभी इसके वफादार घोड़े ने पिछली टांगों को हवा में बुलंद किया। सरदार मुरसलीन इस आफत नाकानी के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं था। तभी एकदम से घोड़े की पीठ से उछला और उड़ता हुआ ज़मीन पर आन गिरा। राइफल इसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरी। इसके गिरते के साथ ही घोड़ा वहाँ से सरपट दौड़ता हुआ हवेली की तरफ बढ़ा। सरदार मुरसलीन अब पूरी तरह से खौफ की जद में आ चुका था। इसका जिस्म खौफ की शिद्दत से बास बुरी तरह काँप रहा था। मौत की परछाइयाँ इसके सर पर साया फगन थीं। वक्त ने करवट बदल ली है सरदार, तेरा और तेरे ख़ानदान का रौब और दबदबा ख़त्म कर देंगे। एक एक करके सबको ऐसी मौत मारेंगे कि कोई दोबारा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने की जसारत भी नहीं कर पाएगा। पहली बार निमरन ने इसे भूखे भेड़िए की तरह देखते हुए कहा। निमरन और इसके वालिदैन अपनी जगह से उठकर इसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे। खून और गोश्त की वजह से इनके चेहरे बेहद भयानक लग रहे थे। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सरदार मुरसलीन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए तो फिर खालिक कायनात भी माफ़ी के दरवाज़े बंद कर देता है। निमरन की माँ बोली। तुझे याद है ना सरदार, हमने कितनी मिन्नतें की थी तेरी, रो रो कर तुझसे माफ़िया मांगते रहे, मगर तूने हमें जलील ख्वार करके रख दिया। अब तू भी मरेगा। निमरन के बाप ने लुकमा दिया। एक बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सरदार मुरसलीन ने तकरीबन रोते हुए फरियाद की। मैं वादा करता हूँ कि अपना सब कुछ गरीब लोगों में तकसीम कर दूँगा। हा 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 हा, अपना सब कुछ? निमरन के बाप ने इसका तमस्खरा उड़ाते हुए कहा। बेवकूफ़ इंसान, गरीबों को देने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? ये सब कुछ तो है ही गरीबों का, जो दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, और तू और तेरे ख़ानदान वाले अय्याशी करते हैं। जा भाग, अगर ख़ुद को हमारे कहर और मौत की पकड़ से बचा सकता है तो बचा ले। सरदार मुरसलीन उठा और हवेली की तरफ भागने की कोशिश में कितनी ही बार लड़खड़ाकर गिर गिरा, और वो ज़ोर ज़ोर से गांव वालों और अपने घर वालों को मदद के लिए पुकार रहा था। गांव वाले सरदार मुरसलीन के आहो बका सुनकर दंग रह गए। वो छोटे बड़े सब घरों से ही बाहर निकल आए। दूसरी तरफ हवेली में भी कोहराम मच गया। सरदार हमदान और इनके मुलाजिम हथियार लिए बाहर दौड़े। सरदार मुरसलीन मुतवातिर इन्हें मदद के लिए पुकार रहा था, जबकि दूसरी तरफ निमरन और इसके वालिदैन अपनी जगह पर खड़े होकर सरदार मुरसलीन की बेचारगी, बेबसी और पर कह महाक रहे थे। फ़िज़ा में एक तरफ सरदार मुरसलीन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ फ़िज़ा निमरन और इसके वालिदैन के कहकों से गूंज रही थी। सरदार हमदान ने अपने बाप को दौड़ता देखकर जब इस तरफ निगाह दौड़ाई तो इसका खून खौल उठा। सब गांव वाले हैरत से ये मंजर देख रहे थे। तभी एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने हर किसी और नाकिस को की चीखें निकाल दी। सरदार मुरसलीन और सरदार हमदान के दरमियान चंद कदमों का फासला रह गया था, जबकि यकदम सरदार मुरसलीन का जिस्म फ़िज़ा में उड़ता चला गया। यह मंजर देखकर सरदार हमदान और इसके मुलाजिम भी सहम कर रुक गए। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, सरदार मुरसलीन ने मिन्नत भरे लहजे में सरदार हमदान को पुकारा, तो हमदान को अपनी बेबसी और बेचारगी पर रोना आ गया। हर कोई हैरत से ये मंजर देख रहा था। सरदार मुरसलीन का जिस्म फ़िज़ा में इधर उधर ऐसे उड़ रहा था जैसे तेज़ आंधी चल रही हो, हालांकि फ़िज़ा साकिन थी। खौफ हैरत की शिद्दत के बाद सरदार मुरसलीन चिल्ला रहा था, मगर कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था।
तभी इसका जिस्म उल्टा हो गया, इसका सर ज़मीन की तरफ हो गया और बिजली की सी तेज़ी से इसका जिस्म ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। आने वाले हालात ने सबको परेशान करके रख दिया और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी का वहम गुमान में भी न था। सरदार मुरसलीन का जिस्म एकदम से आकर ज़मीन से इतनी ज़ोर से टकराया कि इसके छितरे उड़ गए। सरदार मुरसलीन की आखिरी चीख तक दब गई, मगर मिसेस सरदार मुरसलीन हमदान और मुलाजमीन समेत गांव वालों की समात शकन चीखें निकल गईं। दूसरी तरफ कुएं के पास खड़े निमरन और इसके वालिदैन के कहके फ़िज़ा में गूंज रहे थे। सरदार मुरसलीन के अलावा कोई नहीं जानता था कि निमरन और इसके वालिदैन ने इसकी बहन और इसकी फैमिली को भी अपनी नींद सुला दिया था। आन के आन में निमरन और इसके वालिदैन ने कुएं में छलांग लगा दी। शेख पा सरदार हमदान कुएं की तरफ राइफल थामे भागा। इसके पीछे तकरीबन सारा गांव ही भाग खड़ा हुआ, मगर कुएं के पास आकर जैसे इनके सबके कदमों को आनी जंजीरों ने जकड़ लिया हो। खौफ की एक सर्द लहर सबके जिस्मों में सरायत कर गई। इनके सामने 3 लाशें पड़ी थी जिनके चेहरे बिल्कुल ठीक थे, मगर बाकी जिस्म पर गोश्त का नामो निशान तक ना था। गांव के चंद लोग जल्द ही गदा गाड़ी ले आए और इन पर रखी चारपाइयों पर मरने वालों को डालकर हवेली की तरफ दौड़े। आसमान की तरफ मुंह करके थूकने से थूक वापस अपने ही मुंह पर आन गिरती है। सरदार हमदान गुस्से की आग में तपता कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं में साफ पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि निमरन और उसके वालिदैन कुएं से बाहर कैसे आए, हालांकि कुएं का पानी काफ़ी नीचे था। एक साथ 4 खून करने के बाद सबकी आंखों के सामने इन्होंने कुएं में छलांग लगा दी थी और अब इनका वजूद भी दिखाई नहीं दे रहा था। सरदार हमदान की समात से इसके मुलाजिम के अल्फाज टकराए तो वो इसने सरहद से घूम कर देखा। मकाफात अमल शुरू हो चुका है। आप जिन्हें तलाश कर रहे हैं वो तो कब के मर गए हैं, मगर अब इनकी रूहें भटक रही हैं जो अपना भयानक इंतकाम शुरू कर चुकी हैं। आप फिलफौर हवेली की तरफ चलिए, वहीं जाकर इसके बारे में कोई बात करते हैं। यहाँ रुकना आपके लिए किसी तौर पर बेहतर नहीं है। मुलाजिम की बात का इसने कोई जवाब न दिया, मगर चुपचाप वापसी का रास्ता अख्तियार किया। एक ना दिखाई देने वाले खौफ ने इसके रगों पे पैर कब्जा कर दिया। इसे अपनी पसलियों में दिल जकड़ता हुआ महसूस हो रहा था। ज़िंदगी में पहली बार इसे खौफ महसूस हो रहा था, एक अजीब सा खौफ, शायद मौत का खौफ। वक्त पर लगा के गुजर गया। गांव में आए रोज़ किसी न किसी उधड़ी हुई लाश मिलती। गांव वालों में खौफ हरास फैल चुका था। अक्सर लोगों का कहना था कि उन्होंने रात के वक्त इस कुएं से रोने की आवाज़ें सुनी थी। कभी कभी वो कह के लगाती आवाज़ें भी सुनते थे। अक्सर गांव वालों ने तो रात को और कुछ ने तो दिन दहाड़े भी निमरन और इसके वालिदैन को कुएं के पास परेशान बैठे देखा। मगर जहां गांव वाले निमरन और इसके वालिदैन के इस भयानक इंतकाम से खौफजदा थे, वहीं उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि निमरन के वाक़े ने सरदार हमदान को यकसर बदल कर रख दिया था। अपनी रौयत पर इनके एहसानात और मेहरबानियाँ बढ़ती जा रही थी। वक्त की तेज़ आंधी सरदार मुरसलीन, इसके अहलिया और सरदार हमदान की सारी फैमिली को ले उड़ी। सिर्फ सरदार हमदान इनका बेटा ही बच गया। सरदार हमदान जानता था कि निमरन और इसके वालिदैन जिस इंतकाम की आग में जल रहे हैं वो इसके बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे, मगर वो हर कीमत पर अपने बेटे को बचाना चाहता था। इसके पूरे ख़ानदान को भयानक मौत मार दिया गया था, मगर अब की बार वो अपने बेटे को हर सूरत बचाना चाहता था ताकि इसके ख़ानदान का नाम आगे बढ़ सके और इतनी बड़ी ज़मीनों वगैरह को इनका वारिस मिल सके। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उन्होंने जो बोया था इन्हें वो काटना ही पड़ रहा था। दौलत और सरदारी के नशे के इन्हें बेतरस, लालची और घमंडी बनाकर रख दिया था। इस वक्त तो जैसे इनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे, मगर जब दौलत और गरूर तकब्बुर की धुंध हटी तो इनके 14 तबक रोशन हो गए। निमरन और इसके वालिदैन के इंतकाम से बफरी रूहों ने इसे नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके इसके सारे के सारे इसकी आंखों के सामने कैफरे किरदार को पहुँच रहे थे, मगर वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
सरदार हमदान अपने बेटे को सीने से चिपकाए बैक ग्राउंड से टेक सोचों के भंवर में गरक बैठा था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो अपने बेटे को हर सूरत बचाना चाहता था, मगर कैसे, ये बात इसकी समझ से बालातर थी। अभी सरदार हमदान इन्हीं सोचों में मुब्तला था कि यकदम कमरे की लाइट टमटमाने लगी। सरदार हमदान का दिल उछल कर हलक को आने लगा। इसने अपने बेटे को ज़ोर से सीने से चिपका लिया। इसका दिल धक धका कर धड़क रहा था। खौफ की एक सर्द लहर इसके रगों से में सरायत कर गई। तभी इसे यूं लगा जैसे हवेली के दौर दीवार से चीखों पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई हों। सरदार हमदान की पेशानी अर्क आलूद हो गई। इसे यूं लग रहा था जैसे हवेली में जंग छिड़ चुकी हो। यूं लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग आपस में जंग कर रहे हों। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जब आवाज़ें इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसने अपने बेटे को बेड पर लिटाया और टेरिस की तरफ बढ़ा। कमरे से बाहर निकलने से कबल इसने मुड़कर अपने बेटे को देखा, जो दुनिया माफिया से बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। दरवाजे को बंद करके वो सीधा टेरिस की तरफ गया, मगर अगला मंजर देखकर इसके कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। निमरन और इसके वालिदैन की रूहों और सरदार हमदान की फैमिली की रूहों के दरमियान एक अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। सरदार हमदान के घरवाले निमरन और इसके घरवालों के सामने लोहे की दीवार बने हुए थे। बहुत हो गया, अब इस खूनी खेल को ख़त्म करना होगा। सरदार मुस्लिम की रूह ने निमरन और इसके वालिदैन से अटल लहजे में कहा, देख सरदार, अब तेरी सरदारी नहीं रही, इसलिए हमारे रास्ते की दीवार मत बन। सरदार हमदान और इसका बेटा ज़रूर मरेंगे। हम अपना इंतकाम पूरा करने के लिए इन दोनों को ज़रूर मारेंगे, तभी हमारी भटकती हुई रूहों को करार मिलेगा। निमरन के बाप ने फैसलाकुन लहजे में जवाब दिया। छत पर खड़ा सरदार हमदान जो सारी बातें सुन रहा था, इसे अपनी रगों में दौड़ता हुआ खून मुंजमद होता हुआ दिखाई दिया। अब हम लोग भी तुम्हारी तरह रूहें हैं। हम तुम्हें रोकेंगे, मगर फिर भी तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें जहन्नुम वसूल करके रहेंगे। अब तुम हमारी नस्ल का बाल भी बिका नहीं कर सकते। अब की बार सरदारनी ने भपरी हुई नागिन की तरह कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, मगर इंसान गलतियां ना करे तो इंसान कैसे कहलाए। अब की बार सरदार हमदान की एहलिया बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे खावंद ने गम और गुस्से की आग में जलते हुए तुम लोगों से बहुत बुरा सलूक किया है, मगर शायद तुम लोग नहीं जानते कि अब वो काफ़ी बदल चुका है। लेकिन अगर फिर भी तुम माफ़ नहीं करोगे तो मैं अपने खावंद और बेटे की ज़िंदगी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। बहू सरदारनी, याद रखना, कुत्ते की दुम 100 साल बाद भी टेढ़ी ही रहती है। निमरन की माँ ने जवाब दिया, तुम्हारा खावंद बदला नहीं, बल्कि मौत के खौफ से इसे बदल कर रख दिया है। अगर हम इसे ज़िंदा छोड़ देंगे तो वो फिर से बेगुनाह लोगों की इज्जतों के दर पे हो जाएगा। पूरी हवेली में सिर्फ एक मैं थी जो तुम सब के साथ रहमदिली से पेश आती थी। सरदार हमदान की बीवी बोली, इस वक्त तुम मुझे दुआएं देती थी, बस तुम सबके मुश्किल वक्त में मैं काम आती थी। आज मैं मुश्किल में हूँ तो क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे। सरदार हमदान की बीवी की बात पर जैसे सबकी बोलती ही बंद हो गई। निमरन और इसके वालिदैन ने खा जाने वाली आंखों से छत पर खड़े सरदार हमदान को देखा और फिर निमरन का बाप बोला, बहू सरदारनी, हम तुम्हारे एहसानात को पसे पुष्ट नहीं डाल सकते। अजीब इत्तेफाक है कि बेगुनाह मर गए और जो गुनाहगार था, असल मुजरिम था, आज वो बचने जा रहा है। हम अपना फैसला अल्लाह की बारगाह में दे रहे हैं। हम भी अब थक गए हैं, अब हम भी सुकून चाहते हैं। निमरन के बाप का इतना कहना था कि आसमान पर बादल गिर जा और आसमानी बिजली चमकी और फिर इस बिजली में से रोशनी की तेज़ नीली लहर ज़मीन की तरफ बढ़ने लगी। पहली बार सरदार हमदान की फैमिली ने इसकी तरफ मुड़कर देखा। सब इसे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। तेज़ नीली रोशनी ज़मीन पर फैली और एक साथ सारी रूहों को अपनी आगोश में भरती वापस आसमान की तरफ हटती चली गई। जब तक सब कुछ आंखों से ओझल ना हो गया, सरदार हमदान वहीं खड़ा रहा।
इसकी आँखों के सावन भादो बनी हुई थी और वो खूब रो जा रहा था। सरदारी के घमंड ने इसे हैवान बना दिया था और इस हैवानियत के बलबूते पर वो कितने गुनाह कर चुका था, यहाँ तक के कितने ही अपनों से इसे हाथ धोने पड़े थे। वो वापस कमरे में पलटा। इसका बेटा दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। आज इसके अपनों ने इसकी और इसके बेटे की जान बचाई थी। आंसू थे कि रुकने का नाम तक ना ले रहे थे और इसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अजीब इत्तेफाक के दूसरे दिन कुएं की सतह पर निमरन और इसके वालिदैन की लाशें तैरती हुई दिखाई दे गईं, जिनके चेहरे पर सुकून की झलक वाज़ेह दिखाई दे रही थी। सरदार हमदान के हुक्म पर सबको गुस्ल देकर इनका जनाजा पढ़ा दिया गया और इन्हें सरदार हमदान की फैमिली के साथ दफन किया गया। सरदार हमदान ने अपनी जद्दी पुश्ती विरासत में मिलने वाली हवेली एक फलाही अदारे को दे दी। सारी ज़मीनों इसने गांव के गरीब लोगों में तकसीम कर दी। इसके पास बैंक बैलेंस भी काफ़ी था, जिसमें से इसने कुछ गांव वालों में तकसीम कर दिया और बाकी अपने बेटे की परवरिश के लिए रख दिया। सरदार हमदान का बेटा गुलाम मोहम्मद आज एक मदरसे में हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल कर रहा है। सरदार हमदान की ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। इसने गांव वालों के दरमियान एक कच्चा मकान बनाया है जहां वो रह रहा है। गांव वाले सरदार हमदान से बहुत खुश हैं। जहां इन्हें निमरन और इसके वालिदैन का मलाल है, वहीं इन्हें इस बात की भी खुशी है कि इस वाक़े ने सरदार हमदान को बदल कर रख दिया था। पूरे गांव में सुकून की फ़िज़ा कायम थी। सरदार हमदान अब सरदार नहीं रहा था, बल्कि मौलवी हमदान बन चुका था। गांव की इकलौती मस्जिद की अमामत के फ़राइज़ इसी ने संभाल रखे हैं। किसी ने सच्ची कहा है, ज़मीर की मलामत ही इंसान के सुधार की वजह बनती है। तो नाज़रीन, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? ये एक सच्ची कहानी है जो हमें किसी ने अपने गाँव से भेजी थी। तो आप लोगों का मेरी कहानी को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ये मेहनत जो है ये हमारी रंग लाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।